ओके। अच्छा, इसको डिस्कस करने के बाद एक और चीज वो ये कि हम जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, अब हम बात करते हैं इन कंपोनेंट्स की एडिशन की, कंपोनेंट्स की एडिशन की। ठीक है ना? और याद रखिएगा, कंपोनेंट्स की एडिशन जब भी की जाती है तो आपको दोबारा से वही वेक्टर मिल जाता है जिसको आपने रिजॉल्व किया था। दिस वेक्टर ए इज कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर। यहां पर जो वेक्टर ए गिवन गिवन है, इस वेक्टर ए को मैं क्या बोलूंगा? दिस इज कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एक्स एंड ए वाई। ठीक है? तो ये है रिजल्टेंट वेक्टर, ये इसका एक्स कंपोनेंट, ये वाला इसका वाई कंपोनेंट। तो यहां पर दो प्रोसेस एक साथ हैं। वेक्टर को तोड़ोगे तो कंपोनेंट्स मिलेंगे, और उन्हीं कंपोनेंट्स को जोड़ोगे, ऐड करोगे, तो दोबारा से वेक्टर मिल जाएगा। तो ये टॉपिक एक दूसरे के एंटी हैं, मतलब रिवर्स प्रोसेस हैं। एक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जिसमें आप वेक्टर को रिजोल्व करते हैं तो कंपोनेंट्स मिलते हैं। फिर दूसरा क्या होता है? एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो उसके बाद आपको क्या मिलता है? रिजल्टेंट वेक्टर। तो अब अगर आपने इस रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला लिखना हो, और याद रखो, वेक्टर का मतलब उसके पास दो चीजें होती हैं, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो दो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। एक है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं इन कंपोनेंट्स को ऐड करके रिजल्टेंट बनाने की। यानी कि जब भी आप इन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, और रिजल्टेंट वेक्टर कौन है? वो खुद ए है जिसको आपने तोड़ा था। ठीक है ना? अच्छा, मैग्नीट्यूड की बात करें तो भाई वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमें मिलता है एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और रेडिकल। दिस इज द फॉर्मूला या एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर होल रेडिकल, ये बन गया वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। रही बात इसकी डायरेक्शन की, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये हमारे पास डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला क्या देगा, क्या कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा? ये फॉर्मूला रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन कैलकुलेट करके बताएगा। मतलब ये थीटा कैलकुलेट करके बताएगा। अगर आपने कैलकुलेट करना है कि ये वेक्टर कितने एंगल पर मौजूद है, एंगल पता चल गया मतलब डायरेक्शन पता चल गई। तो इफ वी वांट टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, देन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला व्हिच इज tan इनवर्स वर्टिकल कंपोनेंट। याद रखिएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर आएगा, यानी कि जो y कंपोनेंट होगा, साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा, वो ऊपर आएगा, और cos थीटा वाला कंपोनेंट हमेशा नीचे आएगा। तो ए वाई ओवर ए एक्स और मल्टीप्लाई बाय tan इनवर्स विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, जबकि ये वाला फॉर्मूला आपको मैग्नीट्यूड बताएगा। तो वेक्टर की दो चीजें होती हैं, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरी होती है उसकी डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड के लिए, अच्छा किसका मैग्नीट्यूड? दोबारा बता रहा हूं, रिजल्टेंट वेक्टर की बात कर रहे हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रही बात कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड की, तो वो हमने अभी तो डिस्कस किया है। एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ए कॉस थीटा। वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ए साइन थीटा। तो यहां पर हमने चार फॉर्मूला लिखे अभी तक। एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, वाई कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर के खुद के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, और सबसे लास्ट में रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन का फॉर्मूला। ये आपके सामने लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर।
ओके, एडिशन से रिलेटेड मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी काम की है। हम सिर्फ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की हद तक नहीं रहते। कुछ चीजें और भी डिस्कस कर लेते हैं एडिशन से रिलेटेड, वो इंपॉर्टेंट है, ऐसा ना हो कि वो आ जाए क्वेश्चंस में, क्योंकि एडिशन तो है ना, जाहिर सी बात है। देखो ये वाला एडिशन, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सॉरी एडिशन ऑफ वेक्टर बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का ये तरीका होता है रिजल्टेंट को फाइंड करने का। एक और हमारे पास फॉर्मूला होता है, बेसिकली उसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। एक हमारे पास ये भी टॉपिक होता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स का बाय पैरेललोग्राम लॉ। अच्छा, इसकी डिटेल की तरफ नहीं जा रहे, ऐसा नहीं डायग्राम बनवाऊं, डायग्राम में से सारी चीजें रिजॉल्व करके दिखाऊं, उसके बाद उसका फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाऊं कैसे बनेगा। डायरेक्ट हम फॉर्मूला पढ़ते हैं और मैं आपको बता दूंगा डायरेक्टली कि हमारा यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। डायग्राम वगैरह समझने की आपको जरूरत नहीं है, मेन चीज जो थी वो मैंने आपको सिखा दी कि रिजॉल्व कैसे करते हैं वेक्टर को, ठीक है ना। अब इसके अलावा जो काम की बात है ना इस चीज में, वो है सबसे इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मूला। याद रखिएगा, वेक्टर्स की एडिशन के बाद इस वाले मेथड से हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है रिजल्टेंट का, वो बनता है कुछ ये, ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये सब के सब अंडर रूट में। ये याद कर लीजिएगा फॉर्मूला। एक और मैं समझता हूं कि इस वाले चैप्टर में, वेक्टर्स वाले चैप्टर में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या इक्वेशंस होती हैं उनमें से ये एक आता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से, कॉन्सेप्चुअल भी बनते हैं, न्यूमेरिकल भी बनती हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। सो है क्या। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये वाला मेथड जो है, इस वाले मेथड में कंपोनेंट्स नहीं है। इस वाले मेथड में कोई भी दो वेक्टर्स होते हैं, हम उन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, ठीक है ना। कोई भी दो वेक्टर्स, उन वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं। किस तरीके से ऐड करते हैं, हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्या होता है भाई, वही वाला रूल जो हमारे पास पुराना मेथड है, वेक्टर ए गिवन है, ये दूसरा आपको वेक्टर बी गिवन है, ये आपको वेक्टर सी गिवन है। आपसे कहा जा रहा है इन वेक्टर्स को ऐड करें अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। तो हमें सबसे पहले पहला वेक्टर ड्रॉ करना होता है जिसका नाम यहां पर फिलहाल ए है। उसके बाद फर्स्ट वेक्टर के हेड से जो दूसरा वेक्टर होता है उसकी टेल को ज्वाइन करना होता है, जो कि यहाँ पर बी की टेल है। ये आपने ज्वाइन कर दिया, तो फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर की टेल को ज्वाइन कर दिया। अब बच गया सी वेक्टर। सी वेक्टर की टेल को बी वेक्टर के हेड से स्टार्ट करेंगे और वही बनाएंगे जहां पर ये गिवन है। तो ये आपने सी वेक्टर को भी ऐड कर दिया, ज्वाइन कर दिया सेकंड वेक्टर के हेड के साथ। फर्स्ट वेक्टर का हेड जोड़ा गया सेकंड वेक्टर की टेल के साथ, सेकंड वेक्टर का हेड जोड़ा गया, ऐड किया गया, ज्वाइन किया गया थर्ड वेक्टर की टेल के साथ। और अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमें गिवन ही तीन वेक्टर थे, इसके बाद अब चौथा वेक्टर नहीं है। तो हमारे जोड़ने का जो काम था, हमारे जो ज्वाइन करने का काम था, वो यहां पर आके खत्म हो गया। अब हमें इन तीन वेक्टर्स का रिजल्टेंट ड्रॉ करना है, और रिजल्टेंट हमेशा फर्स्ट की टेल से शुरू होता है और लास्ट के हेड तक जाके खत्म होता है। तो इट विल बी, या दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स, resultant of A, B, and C. And the method, this method is known as addition of vectors by head to tail rule. ठीक है ना। तो इस वाले मेथड के जरिए आपको जो रिजल्टेंट मिल रहा है, बेसिकली वो कब मिल रहा है, जब आपने A प्लस बी प्लस सी किया, यानी कि तीनों वेक्टर्स को ऐड किया, रिजल्टेंट A, B और C। ठीक है, तो एक तो मेथड ये होता है। फिर इसी मेथड को हम अप्लाई करते हैं इस वाले मेथड में। ये वाला जो मेथड है ना, इस वाले मेथड में आपको कम से कम और ज्यादा से ज्यादा दो वेक्टर्स गिवन होंगे, दो से ज्यादा नहीं होंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। कम से कम भी दो होंगे। अच्छा, एडिशन के लिए तो कम से कम होते ही दो हैं, अकेले वेक्टर को कैसे ऐड करोगे ना, तो कम से कम दो। और इस वाले मेथड में ज्यादा से ज्यादा भी वेक्टर्स दो ही होते हैं। इस वाले मेथड में हम तीन वेक्टर्स की बात नहीं करते, यानी कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट निकाला जाता है वो हमेशा दो वेक्टर्स का निकाला जाता है, जिसमें से पहला वेक्टर ये रहा ए स्क्वायर। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पर ए लिख दिया, ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ये तरीका होता है मैग्नीट्यूड को शो करने का, ठीक है ना।
जिसमें ए जो आ रहा है वो फर्स्ट वेक्टर है, इसमें जो बी आ रहा है वो सेकंड वेक्टर है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड कॉस थीटा एंड होल रेडिकल। ये फॉर्मूला आपको क्या कैलकुलेट करके देगा? किसी भी दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 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 ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ। अब यहां पर इस वाले फॉर्मूले में वो दो वेक्टर्स कौन है? ए एंड बी, ए एंड बी। सो ए वेक्टर और बी वेक्टर के जो रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है, इन दोनों के एडिशन के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है उसका मैग्नीट्यूड आप इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। एंड दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है ना? इस वाले फॉर्मूले को हम लॉ ऑफ कोसाइन भी कहते हैं। और लॉ ऑफ कोसाइन इसको इस वजह से भी कह रहे हैं क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में मेनली हमारे पास जो आता है वो आता है कॉस थीटा, यानी कि कॉस फंक्शन। और लॉ ऑफ कोसाइन बेसिकली यूज किया जाता है मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए, ठीक है ना? ये आप साथ साथ जो ना नोट करते जाइएगा। स्क्रीनशॉट, जाहिर सी बात है आपके पास ऑप्शन होगा स्क्रीनशॉट का, तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट भी लिया करिएगा क्योंकि वो मैंने काफी देर से लिखा हुआ था, इस वजह से मैंने रब कर दिया, और आपने नोट कर लिया होगा उसको, ठीक है ना? खैर, अच्छा, लॉ ऑफ कोसाइन की अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ कोसाइन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि इस वाले फॉर्मूले के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि एक बात याद रखिएगा कि अगर ये जो दो वेक्टर्स हैं, ये दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हुए, इफ ए एंड बी। अच्छा, ए एंड बी लिख रहे हैं हम लोग। अब असल में हम तो फॉर्मूला बना रहे हैं ना। अब जरूरी नहीं कि आपको ए और बी ही गिवन होंगे, क्या पता इनकी जगह पे कोई और वेक्टर्स आ जाए, है ना? तो जब हम फॉर्मूला लिख रहे होते हैं, जनरल बात कर रहे होते हैं, तो अपनी तरफ से हम ए और बी लिख रहे होते हैं। इसकी जगह पे दूसरे वेक्टर्स भी हो सकते हैं, इसकी जगह पे वेक्टर्स के दूसरे नाम भी हो सकते हैं। क्या पता ए की जगह पे F1 हो, बी की जगह पे F2 हो, क्या पता ए की जगह पे V1 हो, क्या पता बी की जगह पे V2 हो। तो नेम ऑफ द वेक्टर कैन बी चेंज, कैन बी डिफरेंट, हो सकता है, ठीक है ना? सो अगर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, कुछ रूल बता रहा हूं आपको वेक्टर्स वाले चैप्टर्स के, इनको याद रख लिएगा। अगर ए और बी वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हुए, मतलब इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री। मतलब एक वेक्टर वाई एक्सिस पर फॉर एग्जांपल और दूसरा वेक्टर एक्स एक्सिस पर, ये रहा ए और ये रहा बी, और ये इनके दरमियान एंगल बन रहा है 90 डिग्री। आपसे सवाल किया जाएगा कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट वेक्टर। इन दोनों को ऐड करने के बाद जो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? और कौन से वेक्टर्स हैं ये? परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। मतलब अभी हम जो पॉइंट लिख रहे हैं वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का लिख रहे हैं, और परपेंडिकुलर मतलब ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, इनका एक और नाम भी होता है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ठीक है ना? तो याद रखिएगा, फिर ये वाला जो फॉर्मूला है ना रिजल्टेंट वाला, ये शॉर्ट होकर रिड्यूस होकर ये रह जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और रेडिकल। शॉर्ट हो गया फॉर्मूला। तो अगर आपसे कहा जा रहा है फॉर एग्जाम्पल अ फोर्स ऑफ, देखें क्वेश्चन, अ फोर्स ऑफ 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, या फोर्सेज ऑफ, इसको भी लिख देते हैं टू फोर्सेज, दो की बात करते हैं, टू फोर्सेज 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन आर एक्टिंग right angle to each other। सही है, ये सवाल है। दो फोर्सेस हैं, पहले वाले का मैग्नीट्यूड है 3, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड है 4। एक्ट कर रही हैं, ये दोनों फोर्सेस एक्ट कर रही हैं एक दूसरे के राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब भाई यही परपेंडिकुलर है। मतलब परपेंडिकुलर को कहने का तरीका राइट एंगल भी होता है, ऑर्थोगोनल भी होता है और परपेंडिकुलर भी होता है। मतलब आपको क्या गिवन है इन दोनों के दरमियान? एंगल गिवन है कितना? 90 डिग्री। आपसे कहा जाएगा कि कैलकुलेट करें रिजल्टेंट वेक्टर। अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि कैलकुलेट इट्स रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट फोर्स। तो भाई रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला ये बन जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर रेडिकल, सही है ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेडिकल में। तो अब जाहिर सी बात है फोर्सेस की बात कर रहा है तो मैं ए और बी तो नहीं लिखूंगा। अच्छा, लिखना चाहो तो लिख देना, कोई इशू नहीं है।
आप ए को कह दिएगा ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 4 है, खत्म बात। लेकिन क्योंकि फोर्सेस का जिक्र हो रहा है तो हम फोर्स की फॉर्म में लिख रहे हैं फॉर्मूला। तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर रेडिकल। अच्छा वैल्यू पुट करेंगे तो भाई F1 की वैल्यू आपको गिवन है 3 का स्क्वायर, F2 की वैल्यू आपको गिवन है 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हमें पता है कि 9 होता है, तो 9 प्लस 4 जा 16, इसका स्क्वायर 16, इन दोनों को प्लस करेंगे तो बनेगा 25, और 25 का रेडिकल निकालोगे तो परफेक्टली 5 न्यूटन आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स आ रही है वो कितनी आ रही है, 5 न्यूटन। कंडीशन क्या थी, परपेंडिकुलर थे। अगर परपेंडिकुलर होंगे तो ये पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, फिर आप डायरेक्टली बस इस वाले फॉर्मूले की तरफ जाइएगा। शॉर्ट फॉर्मूला ये, पहले वाली वेक्टर का स्क्वायर करना, दूसरे वाले वेक्टर का स्क्वायर करना, दोनों को प्लस करना और उनका रेडिकल निकाल लेना, तो यू विल गेट व्हाट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। सही है ना? ओके, जब मैं बीच में से हटा करूं तो आप कोशिश किया करें इसकी जो ना पिक्चर ले लिया करें। देन इफ द वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल, यानी कि एंगल गिवन होगा 0 डिग्री, मतलब पहला वेक्टर इस डायरेक्शन में, ये रहा ए, दूसरा वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, ये रहा बी। तो याद रखिएगा, वैसे हम कभी भी किसी भी दो वेक्टर्स को कभी भी डायरेक्ट प्लस नहीं करते। वेक्टर्स को डायरेक्ट प्लस नहीं किया जाता, वेक्टर्स को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता, वेक्टर्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किया जाता। वेक्टर्स को ऐड करने के फॉर्मूला होते हैं, वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने के फॉर्मूला होते हैं, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के फॉर्मूला होते हैं। सिर्फ एक वाहिद कंडीशन ऐसी है, वाहिद कंडीशन जिसमें आप किसी भी दो वेक्टर्स को बिना किसी फॉर्मूले के डायरेक्ट प्लस कर सकते हो रिजल्टेंट निकालने के लिए, और वो कंडीशन सिर्फ ये वाली है। अगर आपसे कहा जा रहा है अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एंड another force of 5 न्यूटन आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, यानी कि मतलब ये दो फोर्सेस, दोनों की दोनों फोर्सेस एक्ट कर रही हैं एक दूसरे के साथ विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ये जो एंगल बना रही है वो कितना, 0 डिग्री। तो बताएं इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा, डायरेक्ट प्लस कर लो। अगर पहली 10 थी दूसरी वाली 5 थी तो आंसर हो जाएगा 15 न्यूटन। आपसे कहा जा रहा है अ वेक्टर ए 15 units and another vector b 3 units are parallel to each other. What will be their resultant, या what will be the magnitude of their resultant? डायरेक्ट प्लस कर लो, 15 प्लस 3 18 units will be your answer। याद रखिएगा वेक्टर्स कभी भी डायरेक्ट प्लस नहीं होते, यानी कि वेक्टर्स का डायरेक्ट प्लस करके आंसर नहीं निकाला जाता सिवाय इस कंडीशन के। जब भी आपको कहा जाए ना वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं या सेम डायरेक्शन में या 0 डिग्री एंगल है, तो इनका रिजल्टेंट हम निकालेंगे डायरेक्ट इनको प्लस करके, यानी कि a प्लस बी, एंड दिस मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट और मैक्सिमम रिजल्टेंट। अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हुए, उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री हुआ, तो ऐसे दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आता है वो हमेशा हमेशा सबसे ज्यादा आता है, इससे ज्यादा आंसर पॉसिबल नहीं है। मतलब वेक्टर्स के एडिशन का आंसर इससे ज्यादा आ जाए हो ही नहीं सकता। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कहा जा रहा है कि एट व्हाट एंगल या एट विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट विल बी ग्रेटेस्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी मैक्सिमम, तो आपने बस एक एंगल पे टिक करना है और वो है 0 डिग्री। या फिर 0 डिग्री नहीं होगा तो लिखा होगा पैरेलल,
पैरेलल नहीं होगा तो लिखा हुआ होगा इन द सेम डायरेक्शन, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो किसी भी दो वेक्टर्स का सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट का आंसर जो आता है वो हमेशा इस एंगल पर आता है, यानी कि वेक्टर्स आपस में पैरेलल होने चाहिए। इसी तरीके से इफ द वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, ऑपोजिट, है ना, एंटी पैरेलल या फिर ऑपोजिट, यानी कि एंगल कितना बनेगा 180 डिग्रीज। फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर ये रहा ए, दूसरा वेक्टर ये रहा बी, बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा। तो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, हम कभी भी किसी भी दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट को फाइंड करने के लिए कभी भी गिवन वेक्टर्स को डायरेक्ट माइनस नहीं करते, ठीक है ना, तरीका होता है, फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। लेकिन एक वाइड कंडीशन ऐसी है जिसमें आप वेक्टर्स को डायरेक्ट माइनस करके उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हो, और वो वाइड कंडीशन ये वाली जो मैंने आपको लिखाई है। डायरेक्ट कभी भी प्लस करके आंसर नहीं निकाला जाता सिवाय इस कंडीशन के, और डायरेक्ट माइनस करके कभी भी आंसर नहीं निकाला जाता सिवाय इस कंडीशन के। तो अगर पैरेलल हो डायरेक्ट प्लस करके आंसर निकाल लेना, और अगर एंटी पैरेलल हो डायरेक्ट माइनस करके आंसर निकाल लिएगा। तो मतलब इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, ए माइनस बी या बी माइनस ए। ये ज्यादा है ये कम है तो ए में से बी को निकाल दो, बी ज्यादा है ए कम है तो बी में से ए को निकाल दो। तो ये वाला फॉर्मूला किसका है, रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी, एंड दिस इज कॉल्ड द मिनिमम, लीस्ट या मिनिमम रिजल्टेंट। आपसे पूछा जाए कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स द रिजल्टेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट विल बी लीस्ट, विल बी मिनिमम, तो आपने हमेशा 180 डिग्री पर टिक करना है, या एंटी पैरेलल पे टिक करना है, या ऑपोजिट पे टिक करना है। तो याद रखिएगा वेक्टर्स के जो मैग्नीट्यूड होता है रिजल्टेंट का, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इस कंडीशन से कभी भी कम नहीं आ सकता, ठीक है ना। आंसर कभी भी इससे कम नहीं होगा और आंसर कभी भी इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये कंडीशन याद रखिएगा। पैरेलल की कंडीशन में हमेशा प्लस करते हैं, एंटी पैरेलल की कंडीशन में हमेशा डायरेक्ट माइनस करते हैं। कोई फॉर्मूला नहीं है, जो भी वैल्यूज गिवन है डायरेक्ट प्लस डायरेक्ट माइनस, और अगर परपेंडिकुलर की कंडीशन है तो फिर ये वाला फॉर्मूला होगा, रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो तीन कंडीशन मैंने आपको लिखाई यहाँ पर, प्लस की, डायरेक्ट माइनस की, और परपेंडिकुलर की। जी, तो इसमें से अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं मुझसे। आपने जैसे अपना हैंड रेज करना है तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। उस्मान।
ओके, अनम्यूट करें उस्मान और सवाल करें। तौफीक। ओके तौफीक, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। अच्छा, वो आपके पास खुद से नहीं सर आएगा। एचडी सही नहीं आ रही है। जी जी। सर एचडी सही नहीं आ रही है, मतलब सही जाहिर नहीं आ रहा है, ब्लर हो रहा है सर, सारे का सारा वीडियो। क्यों ब्लर हो रहा है? असल में सर पता नहीं, यहाँ कुछ पे जाहिर ही प्रॉपर। सही से नहीं सही से नहीं हो अच्छा, चलो मैं जी ट्राई सर, करवाता हूँ सब उनको कुछ। बेहतर करने की। जी सर। ठीक सर है। बीच में आवाज भी थोड़ी वो जी। सही नहीं आ रही बीच बीच में। अच्छा, मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी ना कि यहाँ पर मैंने अपनी टीम को बिठाया हुआ है, तो वो बिल्कुल हर चीज़ पे मॉनिटर किए हुए हैं, नज़र रखे हुए हैं। तो जैसे ही, वैसे अभी तक उन्होंने मुझे इशारा नहीं किया था कि सर आपकी आवाज़ रुकी है या जो है क्या नाम है, वीडियो ब्लर हुई है। तो अगर वो ऐसा कुछ बोलते तो मैं फौरन उसी को रुक जाता। साहिल। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी जी सर, वो एक ही नेटवर्क का मसला था, लेकिन मेरे पास भी ना जोंग की जो सिम थी ना, तो वो जी आपकी जी। ब्लरिश आ रही थी स्क्रीन और सही नजर नहीं आ रही थी। अच्छा उसके अच्छा। बाद ना फिर मैंने वाईफाई कनेक्ट की, तो वाईफाई पे कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं नहीं हो रही थी। है ये ना, ऐसा ही सारा हुआ होगा। नेटवर्क का है। बिल्कुल सही है। हाँ देखिए, अब जी, ये और साहिल सर भी ये बता रहे हैं। हाँ सर, हम्म, वो पहले ये नेटवर्क का इशू था, अभी कोई भी ठीक नेटवर्क है। का इशू नहीं है। अभी मुझे अभी तो परफेक्ट ही है ना। स्क्रीन भी अच्छी नजर नहीं सर, आपकी आवाज भी नहीं रुक रही। नहीं रुक रही ना, और हाँ एच सही है डी। बिल्कुल। हाँ सर, ये नेटवर्क का मसला है बारिश की ठीक वजह है, से। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी। दानिश। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये वीडियो क्वालिटी ब्लर आ रही थी, अभी तक हम्म। भी सही नहीं हुई। अच्छा, अभी तो चलो हाँ। खैर, मैं एक काम करूंगा कि मैं इसको दोबारा से चेक करवा लूंगा एक दफ़ा। लेकिन जैसे मैंने आपको शुरू में भी कहा है कि यहाँ पर बैठे हुए सब चेक कर रहे हैं, मॉनिटर हो रही है। लेकिन आप लोग जो कह रहे हैं ना कि आपके पास, क्योंकि तीन चार स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर ब्लर आ रही है, तो मैं फिर भी एक दफ़ा अपनी तरफ से, अपनी एंड से जो है इसको चेक करवा लूंगा मजीद ना। फारिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे आपसे ये पूछना था कि पैरेललोग्राम लॉ के अंदर ये कंपलसरी है कि दो, इसमें अगर एक वेक्टर आ सकता है कि हमें कोई भी एक वेक्टर दे दे तो वो हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के जरिए उसका कंपोनेंट्स फाइंड करने होंगे। अच्छा, पहली बात तो ये ना कि, एक मिनट, जो सिंगल वेक्टर होता है ना, तो सिंगल वेक्टर की कभी भी एडिशन नहीं होती। ठीक है। पैरेललोग्राम हमेशा हम जब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास कम से कम और ज्यादा से ज्यादा भी दो वेक्टर्स गिवन हो। ठीक है। अच्छा, रही बात एक वेक्टर की, तो जब एक वेक्टर गिवन होता है तो आपसे जो सवाल किया जा रहा होता है ना, फिर वो रिजल्टेंट का नहीं किया जा रहा होता। जो आपको फिर वेक्टर गिवन होता है ना, तो आपसे हमेशा जो सवाल किया जाएगा वो किया जाएगा रिजोल्यूशन के बारे में, यानी कि उसके कंपोनेंट्स के बारे में। या फिर अगर आपको उसके कंपोनेंट गिवन हुए तो फिर दोबारा आप उसकी एडिशन करेंगे। और एडिशन का तरीका वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो ए एक्स स्क्वायर होता है प्लस ए वाई स्क्वायर होता है ना। तो सिंगल वेक्टर की हम कभी भी एडिशन नहीं करते, सिंगल वेक्टर की हम हमेशा रिजोल्यूशन करते हैं। हबीबा। हेलो, जी जी। अस्सलाम। हाँ सर, यस मुझे हबीबा। पूछना था कि ये लाइक आपने ये वाला जो, हेलो, जी जी। आपने जो ये वाला फॉर्मूला लिखवाया था, लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा यस अंडर रूट वाला, उसके यस कोई यस। से ना आपने सॉल्व नहीं करा है। तो मैं कह रही थी मैं अगर करवाऊंगा आप आपको। उसको भी कोई सॉल्व करा देते तो हम। जी जी बिल्कुल। हाँ, और अभी उसके तो अलावा हमने मैंने ये असल भी में पूछना था कि आप वन शॉट हम्म, हम्म। देंगे या फिर लाइक ऐसे नॉर्मली होगा, मैं समझा नहीं, क्या वन शॉट? लाइक जैसे हर चैप्टर का अलग अलग से वन शॉट होगा या फिर लाइक जैसे ये डेली रिकॉर्डिंग्स की क्लासेस बात कर होगा। रही हो आप, वीडियो लेक्चर्स? जी जी जी।
अच्छा, इसके वन शॉट नहीं होंगे, इसमें ये हुआ करेगा कि जिस दिन क्लास हुआ करेगी उसी दिन की जो रिकॉर्डिंग है, वो जो हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं वो उसको क्या करेंगे कि इसको सेव करेंगे, और सेव करने के बाद इसको अपलोड किया जाएगा चैनल पर। चैनल पर मतलब पब्लिकली अपलोड नहीं किया जाएगा, वो अपलोड किया जाएगा और फिर उसके बाद उसका लिंक आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो इसमें बस आपने इतना वेट करना है कि बस वो जो रिकॉर्डिंग है वो डाउनलोड हो जाए, और प्लस डाउनलोड होने के बाद वो एक दफ़ा अपलोड हो जाए। तो बस आपने इतना वेट करना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर जो साइज है यानी कि जो एमबीज है जो रिकॉर्डिंग की वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको डाउनलोड होने में भी सेव होने में भी टाइम लग रहा होता है, प्लस सेव होने के बाद जो दूसरा स्टेप होता है उसको अपलोड होने में भी बहुत टाइम लग रहा होता है। तो अगर ये दोनों चीज़ें ज़्यादा टाइम लेती हैं तो आपको थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा सबको। और अगर ये जल्दी हो जाती हैं तो आपको जो है वो विद इन फ्यू आवर्स, यानी कि 2 घंटे बाद, 3 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाया करेगी। कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता आज क्लास हुई है तो रिकॉर्डिंग आज नहीं मिली, क्या पता कल मिले, क्या पता एक दिन के बाद मिले। तो आपने जो है बस वो थोड़ा सा सब्र करना होता है। कभी आपको जल्दी मिल जाया करेगी टाइम टाइम पे, और कभी टाइम लग जाया करेगा, और कुछ भी नहीं है। ठीक है। यस, मोहम्मद सलमान। मुजम्मिल। सुमेरा। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो आपने एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय पैरेललोग्राम का फार्मूला लिखवाया है फॉर रिजल्टेंट अंडर अंडर रूट ए स्क्वायर आप बी स्क्वायर प्लस ए बी आपकी कॉस आवाज़ थीटा। क्लियर नहीं है। सर एडिशन ऑफ वेक्टर बाय पैरेललोग्राम लॉ का जो आपने फार्मूला लिखवाया था उसकी आप कहते थ्योरिटिकल क्वेश्चन होते हैं वो किस तरह के होते हैं? हाँ हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि क्या नाम है, उन्होंने आपसे पहले भी जो क्वेश्चन किया था ना, उन्होंने शायद जैनब नाम था उनका। तो इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होंगे, तो अभी ऐसा हुआ करेगा कि मैं पहले आपको टॉपिक पढ़ाया करूंगा, टॉपिक के फॉर्मूला की पॉइंट वगैरह लिखवाने के बाद फिर हम उसी से रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस किया करेंगे, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस किया करेंगे। तो फिर मैं क्या करूंगा, आपके साथ जो है वो वर्कशीट शेयर किया करूंगा आपकी स्क्रीन पर, और एमसीक्यूज हुआ करेंगे उसके अंदर, और फिर उन एमसीक्यूज को हम साथ साथ सॉल्व किया करेंगे। ठीक है ना, तो ये भी हम इस तरीके से सॉल्व किया करेंगे। दोस्त मोहम्मद। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर वेक्टर में जैसे हमने रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए उसकी डायरेक्शन निकालते हैं, तो टेन इनवर्स जो फॉर्मूला है वर्टिकल डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल, तो सर हम इमीडिएट अगर स्कूल में आ जाते हैं तो हमें इधर निकालना है तो अच्छा, आपकी वैल्यूज आवाज़ मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने की, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। किस सिंपल में? अभी आवाज दोबारा नहीं है? बोलिएगा। हेलो, अभी आवाज जी नहीं है? जी जी। सर ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है चली गई आपकी आवाज़। उसकी हम डायरेक्शन निकालते हैं, तो डायरेक्शन के लिए जो फॉर्मूला टेन इनवर्स, बट हम पेपर में कैसे उसके क्वेश्चन हल करेंगे, कैसे वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे? अच्छा, आप एक काम करिएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आ रही थी। आप मुझे जो ना पर्सनली मैसेज कर दिएगा, वॉइस मैसेज ना, मेरे नंबर पे, तो मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। वो सवाल अगर ऐसा हुआ कि मुझे उसकी ज़रूरत पड़ रही है क्लास में, तो मैं आपको फिर नेक्स्ट डे वो क्लास में समझा दिया करूंगा। अदरवाइज मैं आपको उसी वक्त मोबाइल पे वॉइस मैसेज में समझा दिया करूंगा। ठीक है। गुलाम बटूल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि डेली जो आप मतलब वो टॉपिक करवाएंगे उसके एमसीक्यूज की वर्कशीट ग्रुप पे अपलोड होगी? जी जी। ओके सर, बस यही पूछना था, थैंक यू। ओके। उबैद।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था कि ये जो आपने एक पैरेलल जिस तरह बताया कि पैरेलल में हम सिंपल एडिशन करते हैं और एंटी पैरेलल में हम सिंपली सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो कोई मल्टीप्लिकेशन का भी केस करवाएंगे आप या हाँ ना, सिंपली? मल्टीप्लिकेशन का जो केस होगा हमारा, वो तो बल्कि हमारा इसके बाद जो टॉपिक है ना नेक्स्ट, वो है ही मल्टीप्लिकेशन का, जिसमें हम किसी भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड होगा वो स्केलर प्रोडक्ट होगा, और जो दूसरा मल्टीप्लिकेशन का मेथड होगा वो वेक्टर प्रोडक्ट होगा। तो अभी फिलहाल हम सिर्फ एडिशन को डिस्कस कर रहे हैं, और मल्टीप्लिकेशन को नेक्स्ट वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो हमारा वो टॉपिक ही प्रोडक्ट के से रिलेटेड है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। अब्दुल रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी जी। सर ये जो आपने लिखवाया था कि ए एंड बी जो है वेक्टर अपोजिट होते हैं 180 पर, दोबारा रिपीट करें, 180 डिग्री पर तो होता है। अगर हम 180 डिग्री पर तो हम यहाँ कह सकते हैं कि A and B होते हैं सेंटर पे एंड पैरेलल। कट रही है आपके पास। सर 180 डिग्री पर जो आपने लिखवाया है A and B पैरेलल, अगर हम 180 डिग्री की जगह पे 270 डिग्री हैं तो हम कह सकते हैं कि A and B एंटी पैरेलल हैं। कुछ भी समझ नहीं आया। हेलो एक दफा रिपीट करो, एक दफा और रिपीट करो। हेलो सर। सर सर अगर आपने जो आराम ये आराम से, लिखवाया था आराम कि आराम ए से। एंड बी जो है 180 डिग्री पर, हाँ, वन ए एंड बी 180 डिग्री पर एंटी पैरेलल होते हैं, तो अगर हम 270 पर 180 डिग्री की जगह पे 270 लिखें तो हम कह सकते हैं कि ए एंड बी मतलब आपस में एंटी पैरेलल हैं। नहीं नहीं, एंटी पैरेलल की बस एक कंडीशन होती है, 180 डिग्री। अच्छा सर। हाँ, 180 डिग्री, सिर्फ 180 डिग्री को हम कहते हैं एंटी पैरेलल और ओपोजिट। और जो 270 डिग्री होता है ना, वो समहाउ दोबारा से परपेंडिकुलर हो जाता है। मतलब एक तो 90 डिग्री पर वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, और दूसरा 270 एंगल पर भी जो ना, समहाउ आप वेक्टर्स को परपेंडिकुलर कह सकते हैं, क्योंकि जब आप ड्रॉ करते हैं तो वेक्टर्स आपस में दोबारा से परपेंडिकुलर की कंडीशन में आ जाते हैं, अगर आप जो रिमेनिंग एंगल होता है उस सेंस में बात करें तो, वरना नहीं। सारा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कोई भी स्पेसिफिक कंडीशंस होंगी फॉर सॉल्विंग पैरेललोग्राम मेथड किसी भी हाँ, क्वेश्चन में? इसमें मैं बताता हूँ आपको। इसमें जो स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो उस फॉर्मूले में अगर आप देखें तो उस फॉर्मूले में हमें सिर्फ तीन चीजें नजर आ रही हैं। एक ए नजर आ रहा है, एक बी नजर आ रहा है, और एक एंगल नजर आ रहा है। यानी कि अगर आपसे रिजल्टेंट पूछा जा रहा है, एडिशन पूछी जा रही है, और अगर आपको तीन चीजें गिवन है, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और उनके दरमियान एंगल, तो ये तीन चीजें गिवन होंगी तो हम पैरेललोग्राम वाला लॉ वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। पानी पिला दें। सही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये वाली कंडीशन स्पेसिफिकली इस कंडीशन में यूज होगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब आपको दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स और साथ में उन दो वेक्टर्स के साथ एंगल गिवन होगा, तो आप फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इन तीन चीजों में से एक भी चीज मिसिंग हुई तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। ये तीन चीजें लाजमी है। मुदस्सिर। यस, आपकी आवाज नहीं आ रही। हशाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने जो ये क्वाड्रेंट का वो बताया था ना, ये कि जिसमें ये एंगल जो होता है वो जिस क्वाड्रेंट में आते हैं तो उस हिसाब से ए एक्स और ए वाई को पुट करना होता है ना। जी जी।
तो सर अगर ये अगर 0 डिग्री पर हो और अगर 90 डिग्री पर हो या 180 पर या 270 पर, तो फिर क्या करना होता है? पर मतलब एक्स और एक वैल्यू की क्या वैल्यू होगी फिर? फिर कुछ भी नहीं करना होगा, मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सा तरीका इसका। देखो, 0 डिग्री की कंडीशन मैंने आपको बताई थी। 0 डिग्री पर होगा तो याद है सबसे पहली कंडीशन थी कि एक्स कंपोनेंट वेक्टर के बराबर होगा और वाई कंपोनेंट 0 होगा। तो वो जो शुरू में जो कंडीशन बताई थी ना मैंने आपको, वो इन एंगल्स की बताई थी कि अगर 0 डिग्री होगा तो एक्स कंपोनेंट वेक्टर के बराबर होगा, वाई कंपोनेंट 0 होगा। अगर 90 डिग्री होगा तो वेक्टर का एक्स कंपोनेंट 0 होगा और जो वाई कंपोनेंट होगा वो वेक्टर के बराबर होगा। और अगर आप 180 डिग्रीज की भी बात करते हैं तो 180 डिग्रीज पे कंडीशन सेम रहेगी, यानी कि एक्स कंपोनेंट अभी भी वेक्टर के बराबर आएगा लेकिन बस नेगेटिव आएगा, और वाई कंपोनेंट अभी भी 0 होगा। ठीक है ना? तो इन एंगल्स की अगर आप बात करते हैं तो इन एंगल्स के ऊपर आप कंडीशन वही अप्लाई कर रहे होते हैं। जैसे 90 डिग्री पर जो है वो वाई है और एक्स 0 है, 180 डिग्री पर जो है वो एक्स होगा लेकिन जो वाई होगा वो 0 होगा। ये वाली कंडीशन आप अप्लाई करते हैं। ओके। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो है वो लाइट का बड़ा इशू है। कल भी लाइट नहीं थी तो क्लास का बड़ा मसला हुआ था। अभी भी जो है वो सुबह से यहाँ पर लाइट ही नहीं है ना, तो क्लास को यहाँ पर अभी फिलहाल वाइंड अप करते हैं। ठीक है ना? बाकी आपके जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं आप मुझे पर्सनली कर दिएगा, सेंड कर दिएगा। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस। अच्छा, मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि असल में मसला ये होता है कि मेरा जो व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है उस पे जो मैसेजेस मुझे रिसीव होते हैं वो असल में बहुत ज़्यादा तादाद में रिसीव हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि मैं अक्सर मैसेजेस को मिस कर देता हूँ, देख नहीं पाता। वो बहुत नीचे चले जाते हैं बहुत ज़्यादा मैसेजेस आने की वजह से। तो आप से मेरी गुजारिश है, मेरी अर्ज़ है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कभी ये मत समझिएगा कि सर जो है वो रिप्लाई नहीं कर रहे, सवाल का जवाब नहीं दे रहे। तो बस सिर्फ एक रीजन ये है कि मेरे पास मैसेजेस बहुत ज्यादा रिसीव हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से मैं सबको नहीं देख पाता। बहुत सारे मैसेजेस, इवन मेरे अपने जो पर्सनल काम के मैसेजेस होते हैं मेरी फैमिली की तरफ से या फ्रेंड्स की तरफ से जो आ रहे होते हैं, मैं उनको भी मिस कर देता हूँ ना कभी कभी। तो कहने का मतलब ये है कि आप चाहें तो आप क्वेश्चन को रिपीट कर लिया करें। मैं आंसर नहीं दे रहा तो आप उस क्वेश्चन को दोबारा लिख के सेंड कर दें। कोई बात करनी है, कुछ पूछना है, तो आप उस चीज को दोबारा लिख के सेंड कर दें। तो मैं कोशिश ये रहेगी कि मैं चेक करूं और मैं आपको रिप्लाई कर दूं। ठीक है ना? तो खैर, चलें, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। आसान सा टॉपिक था, बेसिक्स का टॉपिक था। यूं भी कहूंगा कि आपका रिपीट हो गया होगा कि क्योंकि आप में से बहुत सारों ने ये पढ़ा हुआ होता है। रिपीट आप जिन्होंने पढ़ा होता है उनके लिए रिपीट हो गया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा था उनके लिए अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये है कि कल मिलते हैं क्लास में दोबारा, और कल हम स्टार्ट करेंगे। कोशिश करूंगा कि एमसीक्यू से स्टार्ट करूं मैं, और फिर उसके बाद जो है वो हम न्यू टॉपिक की तरफ जाएंगे। सब अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वेदर को एंजॉय करें और दुआ करें कि अल्लाह रहमत वाली बारिश बरसाए, किसी को किसी किस्म की परेशानी ना हो। जैसे आजकल परेशानियां चल रही हैं, बारिश हो जाए तो जगह जगह पानी भर जाता है, लाइट्स नहीं होती, बड़े इश्यूज हो जाते हैं। लेकिन खैर, बस अल्लाह ताला से दुआ है कि रहमत वाली चीज़ें हो, रहमत वाली बारिश हो, सब इंजॉय करें, बस परेशान ना हो। ठीक है? अपना सब ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में। अल्लाह हाफिज़।